देखिए, अक्सर ये स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि 90% ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केट में अपना लॉस ही करते हैं। अब इस लॉस के पीछे अलग अलग ट्रेडर्स के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके थ्योरी क्लियर नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेसिक्स ही पता नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके थ्योरी बेसिक वगैरह तो क्लियर होते हैं बट उनके प्रैक्टिकल अच्छे नहीं होते। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके थ्योरी प्रैक्टिकल सारी चीज़ें अच्छी हैं बट उन्हें ये चीज़ पता नहीं कि ऑपरेटर किस तरीके से मार्केट को गिराते हैं, किस तरीके से मार्केट को उठाते हैं, इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है। उस टाइम पे उन्हें किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये सारे टोटली अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कुछ ना कुछ रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से ये 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, मार्केट में पैसे नहीं बना पाते हैं। अच्छा, ये तो स्टॉक मार्केट की बात हो गई बट हमारा मकसद यहाँ पर स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग के बारे में बात करना नहीं है। यहाँ पर जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए ये बात मैंने आपको कही है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि म्यूचुअल फंड के अंदर 60 से 70% इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, जो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते हैं। अब इसके क्या रीज़न हैं, अब उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात से एग्री न करें, इनकार कर दें कि नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जगह होती है। अब लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं इन्वेस्टर्स अपने गोल को अचीव कर पाएगा। लेकिन जी हाँ, सच्चाई और रियलिटी यही है कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी, एमएफ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या बुराई होती है, इसके ऊपर डिटेल्स में हम वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो ये सारी बातें अगर आपको क्लियर हो चुकी है तो वीडियो का स्टार्टिंग हम करते हैं एक सवाल के ज़रिए, जो कि मेरे एक व्यूवर्स की तरफ से पूछा गया था। उन्होंने पूछा है कि अगर हम 10 साल के लिए स्मॉल कैप में अगर हम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए फ्लेक्सी कैप का रखना ज़रूरी है या नहीं है। अब ये सवाल है, इस सवाल को आप याद रखिएगा, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, इसको याद ज़रूर रखिएगा क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई स्मॉल कैप में अगर हम 10 साल के लिए 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। कभी लोग पूछते हैं मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, कभी पूछते हैं फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो इस सवाल को याद ज़रूर रखिएगा। अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जिस पॉइंट पे हमें पहले बात करना चाहिए कि यानी आखिर क्यों, क्या रीज़न होते हैं जिस रीज़न की वजह से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, मतलब 60 से 70% इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है ना मेरी नज़र में, वो पहला रीज़न होता है क्या, जब हम फर्स्ट टाइम पे, सबसे सोचिए, जब सबसे पहली बार हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे से गलती होती है। गलती क्या होती है, स्टार्टिंग में जो फंड का सिलेक्शन हम करते हैं ना, फंड का जो सिलेक्शन होता है वो हम गलत तरीके से करते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है मेरी नज़र में जिसकी वजह से लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर गलती क्या क्या होती है, देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स अपने रिस्क एपीटाइट को नहीं देखते हैं, अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन, अपने आप को वो नहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं, बस वो देखा देखी से फंड का सिलेक्शन करते हैं। मेरे कहने का मतलब शायद आप समझ चुके होंगे, मतलब उनके दोस्त वाले, उनके करीबी, उनके रिश्तेदार में, उनके जान पहचान में अगर कोई बंदा ऐसा है जो पहले से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है तो वो आदमी अपने रिस्क को नहीं देखते हैं, उसकी जगह वो देखते क्या है कि हमारे जो पहचान वाले, हमारे जो रिलेटिव वाले हैं वो किस तरह के फंड में निवेश कर रहे हैं। और ये सबसे पहला रीज़न होता है जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। अब मानकर चलिए 2 इन्वेस्टर्स हैं, मानकर चलिए आप पहले से निवेश कर रहे हैं, आपने बहुत सारा स्मॉल कैप लेकर रखा हुआ है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि स्मॉल कैप आपकी पोर्टफोलियो में कई सारे हैं, यकीनन आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे वहाँ पर। अब ये चीज़ देखकर मैंने भी स्मॉल कैप में मतलब इन्वेस्टमेंट कर लिया, जबकि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे अपने रिस्क पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपने जो पहले इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो आपके यहाँ पर कई सारी चीज़ें, कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि भाई आपका रिस्क प्रोफाइल ही आपको अलाउड कर रहा हो, आपकी एज आपको अलाउड कर रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दिन के लिए
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट हमारे केस में ऐसा हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा दिन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारा एज अलाउड नहीं कर रहा हो, या फिर इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है हर इन्वेस्टर्स के रिस्क एपिटाइट अलग अलग होते हैं, उनके रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होते हैं, तो उनको अपने रिस्क के हिसाब से फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। अच्छा, दूसरी गलती क्या होती है जानते हैं? दूसरी गलती जो होती है ना, वो होती है रैली देखकर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई मरतबा ऐसा कई इन्वेस्टर्स के साथ होते हैं, जैसे 2-3 महीने 4 महीने से जो रैली चल रही है, तो रैली में जो अच्छे और बुरे जो भी स्टॉक्स होते हैं ना, ऊपर की तरफ वो मूव करते हैं। तो यकीनन अगर स्टॉक्स मूव कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में फंड भी मूव करेंगे, उनके जो परफॉर्म होंगे वो भी अच्छे दिखेंगे। तो उस टाइम पे क्या होते हैं, सारे ही फंड्स के परफॉर्म अच्छे दिखते हैं। उसमें अगर बात की जाए तो स्मॉल कैप, मिड कैप, उसके अलावा कई सारे फंड्स हैं। कभी कभी अगर पर्टिकुलर एक सेक्टर में तेज़ी है तो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाला जो सेक्टरल फंड है वहाँ पर भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है। तो इन्वेस्टर्स उस टाइम पे ये नहीं सोचते हैं कि भाई अभी इसके लिए तेज़ी का समय चल रहा है या फिर मार्केट में तेज़ी का समय है जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पर वो रिटर्न्स को देखते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे लिए क्या सूटेबल हो सकता है। यही सारी रीज़न है जिसकी वजह से एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 70%, 60 से 70% इन्वेस्टर्स बीच में ही अपने इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं। अच्छा, अब ये 60 से 70% जो इन्वेस्टर्स हैं, अब ये इन्वेस्टमेंट में नाकामयाब तो हो जाते हैं, मतलब अपने पैसे को निकाल लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये निकाल कर हमेशा के लिए मार्केट से गायब हो जाते हैं। नहीं, अब गलती क्या होती है उसको देखिए। ये बराबर रेगुलर इन्वेस्टेड रहते हैं। अब होता क्या है, इन्होंने रिस्क प्रोफाइल को देखा नहीं, अपने हिसाब से फ़ंड का सिलेक्शन किया नहीं। जब मार्केट में तेज़ी रही तब तक ये बने रहे। जैसे मार्केट में गिरावट होने लगी तो ये अपने फंड से रिडीम करते हैं और क्या करते हैं, फिर वहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब शिफ्ट का? यहाँ पर जो हमारे शिफ्ट कहने का मतलब ये है कि अगर वो स्मॉल कैप में है तो वो फिर स्मॉल कैप से रिडीम कर देते हैं और उसकी जगह पे वो मिड कैप में आते हैं, या नहीं तो लार्ज कैप में आने की कोशिश करते हैं। ये उनकी कोशिश रहती है। अब जब फिर मार्केट कंडीशन अच्छे हुए तो फिर यहाँ से भी वो रिडीम करते हैं, इन जगहों से फिर दोबारा स्मॉल कैप में जाते हैं। तो ये सारी गलती होती है। अब ये गलती जो होती रहती है ना, ये रेगुलर गलती चलती रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम तक के मार्केट में बने रहते हैं, लेकिन पैसे नहीं उनके बन पाते हैं। अब सोच कर देखें, एक इन्वेस्टर्स ऐसा है जिन्होंने शुरू में किसी हिसाब से, मतलब अपने रिस्क को नहीं देखा, किसी और हिसाब किताब से उन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया। उन्होंने अलग तरीके के जो उनके लिए सूटेबल नहीं थे उस तरीके के फंड चुन लिए अपनी पोर्टफोलियो के लिए, तो वो बीच में रिडीम करेंगे। अब उन्होंने शुरू में किसी तरह का फंड चुनकर 10 साल के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन 2 साल के अंदर उन्होंने रिडीम कर दिया, 1.5 साल के अंदर उन्होंने रिडीम कर दिया, फिर किसी और फंड में गए, फिर उसको भी 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 1 आध महीने के बाद उन्होंने रिडीम कर दिया। तो मतलब उनकी ज़िंदगी में ऐसी ही कहानी चलती रहती है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लंबे समय तक बने रहने के बावजूद भी उनके पैसे नहीं बन पाते हैं। देखिए, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई है। अब हम ये समझते हैं कि क्या अगर हम स्मॉल कैप में 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए हमें फ्लैक्सी कैप या मल्टी कैप रखना चाहिए, या फिर इसी तरीके से कुछ देर के लिए अगर हम लार्ज कैप को भी ले लें तो क्या इस तरह के फंड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? इस पॉइंट पे हम आते हैं। देखिए, बिल्कुल मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बिल्कुल रखना चाहिए, ज़रूरी है। देखिए, हर फंड को मैं बराबर एक बात को बोलता हूँ कि हर कैटेगरी के फंड पोर्टफोलियो में सिर्फ हम रिटर्न्स के लिए ही नहीं रखते हैं, बल्कि कुछ फंड्स और कुछ कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं उनके रखने का मकसद ये होता है कि भाई जब मार्केट का बुरा टाइम चल रहा हो उस टाइम पे इस तरह के फंड और इस कैटेगरी के फंड हमारे को साथ दे और बहुत ज़्यादा मतलब टेंशलाइज्ड हमें ना होने दे। देखिए, यहाँ पर सवाल में तो फ्लैक्सी कैप के बारे में सिर्फ पूछा गया है, लेकिन फ्लैक्सी कैप तो फिर भी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। मैं लार्ज कैप को लेता हूँ, लार्ज कैप को। देखिए, समझिएगा मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। यानी हम ये देखते हैं कि निफ्टी ने पिछले 10 ईयर्स में कितने % का रिटर्न्स दिया है और लार्ज कैप कैटेगरी के फंड ने किस तरीके का रिटर्न्स दिया है। देखिए, 2012 से 2022 के बीच में अगर रिटर्न्स देखें निफ्टी 50 का तो वो रहा है 14.08% का। उसी तरीके से 2013 से लेकर 2023 तक ये रिटर्न्स देखें, यानी 2013 से 2023 के बीच में जो 10 ईयर्स के पीरियड है, इस बीच का अगर रिटर्न्स देखें तो निफ्टी का जो रिटर्न्स रहा है
20%। तो ये एक बेस्ट रिटर्न्स माना जा सकता है। वहीं पर अगर टॉप 5 लार्ज कैप फंड के अगर रिटर्न्स देखें पिछले 10 ईयर्स में, तो वो रिटर्न्स रहे हैं कितने परसेंट, 14.7% से लेकर 18.17% का रहा है। ये टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स के परफॉर्म हैं, मतलब उनके CAGR रिटर्न्स है लास्ट 10 ईयर्स के। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं भाई टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप का ये रिटर्न्स है, तो यहाँ पर हर लार्ज कैप तो इतना अच्छा रिटर्न्स नहीं देगा। तो बिल्कुल मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि औसतन जो रिटर्न्स लार्ज कैप में देखने को मिले हैं, जो लगभग आप मान सकते हैं कि ओवरऑल जो भी लार्ज कैप स्कीम्स हैं उनमें आपको लगभग 12% से ऊपर के ही रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अगर इतना भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी होती है ना। आप इस चीज़ को देखिए। अब आती है बात कि क्या हमें फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो जी हाँ, रखना चाहिए। सबसे पहला रीज़न उसको रखने का, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि वहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा मिल जाता है, जो आपकी पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी बात, अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो रिटर्न्स भी वहाँ पर कम नहीं मिलते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। बल्कि कई सारे फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप तो ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स स्मॉल कैप जैसे लगते हैं। तो ये दो मेन और फ़ायदा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको फ्लैक्सी कैप या फिर मल्टी कैप या फिर लार्ज कैप ही। अब लार्ज कैप में यहाँ पर लार्ज कैप थोड़ा बाद में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लार्ज कैप को लेकर कई सारे लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई लार्ज कैप 10 साल 15 साल के लिए हम क्या करने के लिए रखें। तो चलिए ठीक है, इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अगर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप की बात देखें और इसकी बात अगर करें तो ये तो हम रख ही सकते हैं ना। तो फाइनली इसको अगर समरी के तौर पे कहा जाए तो मैं आपको इस वीडियो में ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं अपने गोल को अचीव करना, अगर आप चाहते हैं कि आपने जिस मकसद से जितने टाइम पीरियड के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट कि फंड का जो सेलेक्शन होता है पोर्टफोलियो क्रिएशन के टाइम पे, आपको फंड सेलेक्टिंग में आपको बहुत सब्र से काम लेना है, किसी को देखना नहीं है और रिटर्न्स के पीछे भागने की कोशिश नहीं करना है। बस आपके लिए जो सूटेबल हो उस पर ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं तो भाई वहाँ पर रिस्की ही फंड रहेंगे, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उसके बाद और भी बहुत सारे फ़ायदे के लिए आपको बिल्कुल मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, इस तरह के और भी दूसरे कैटेगरीज जो भी आते हैं उस तरह के फ़ंड भी आपको रखने चाहिए। अच्छी बात है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनतों के बाद इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।